जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। आज मैं फिर से दिल्ली में हूँ साहब, और मेरे साथ फिर से एक बार फिर भाई साहिल सूर्यवंशी जी हैं। साहिल जी, आपका स्वागत है जी। थैंक यू दद्दा। तो आज हम फिर से आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स के ऊपर कुछ बातें करेंगे और किस्सा गोई होगी, गप्पे शप्पे मारेंगे, आप सुनिए, आप एंजॉय कीजिए। तो आप पिछली बार ना मुझे बता रहे थे कि आपने मतलब शायद दुनिया में अपनी जिंदगी में सैकड़ों आइटम में जो मिल गया उसको बेच दिया। हाँ जी दादा। तो आप एक बार बता रहे थे आप बीमा बेचने लग गए थे जी। वो क्या कहानी है, बताइए जरा। बीमा वाली कहानी ऐसे है कि जब मैं काम जोर तेज बोलिए। जी, बीमा वाली कहानी दादा ऐसे है कि जब मैं काम की तलाश में था तो अमूमन दिल्ली में बस स्टॉप पे वो चिपका देते हैं कि ये चाहिए, वैकेंसी में चाहिए। हाँ, वैकेंसीज चाहिए। तो उस पर था कुछ एक जगह चिपका हुआ था अबीबा लाइफ इंश्योरेंस का। तो मैं सकूरपुर में रहता था और बगल में वजीरपुर में उनका कुछ इंटरव्यू था। अबीबा वालों का ऑफिस था नेताजी सुभाष प्लेस में। दिल्ली आए हुए कितना समय हुआ था आपको? मुझे लगभग 1.5 साल। अभी मतलब वो आप कोरियर वाला काम कर रहे थे? कुरियर वाला काम कर रहे थे, मैरिज ब्यूरो भी कर रहे थे। मैरिज ब्यूरो वालों का ये कर रहे थे। कुरियर मतलब कुरियर ही कर रहे थे जी। तो इससे पहले मैं साहिल भाई के साथ 4 वीडियोस बना चुका हूँ। इनकी लाइफ स्टोरी हमने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे। इससे पहले की कहानी आप वो जो 4 वीडियोस हैं वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ये आज हम एक नई स्टोरी इनके साथ कर रहे हैं। पीछे का पूरा इतिहास इनका उन 4 वीडियोस में देखिए। हाँ, तो दद्दा जब मैंने उस नंबर पे कांटेक्ट किया तो मुझे डिटेल मिला कि पर्टिकुलर फला तारीख को आप अपना बायोडाटा लेकर के आ जाइए। तो उसके पहले मैंने बायोडाटा शब्द नहीं सुना था कि ये होता क्या है। तो मुझे लगा कि कुछ हो आप जानते ही नहीं थे कि बायोडाटा होता क्या है? नहीं, बेसिकली उन्होंने बायोडाटा बोला ही नहीं, उन्होंने बोला CV और करिकुलम विटाई वाला। अच्छा। हाँ, तो मुझे थोड़ा सा बायोडाटा भी उतना डिटेल में नहीं जानता था। तो मुझे लगा कि शायद ये कोई पेपर बोल रहे हैं, मतलब वो अपना डिग्री उग्री का पेपर नहीं होता है। तो मेरे पास 7वीं 8वीं पास की थी, तो मैंने उसको रखा और पर्टिकुलर डेट में मैं चला गया। तो वहाँ ठीक ठाक, मतलब एक चीज़ अच्छी थी कि वहाँ AC था। तो AC था तो मुझे लगा चलो यार नौकरी लगे ना लगे, इसी बहाने AC में तो बैठेंगे। तो AC चल रहा था, सब लोग बैठे हुए थे, बाकी लड़कों से बात हो रही थी। एक चीज़ मैंने देखा कि जितने लोग दद्दा वहाँ पे थे सब के सब टेंशन में जरूर थे। एक मैं ही बिंदास था, कह रहे यार आ गए, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। पर बाकी लोग टेंशन में जरूर थे। अब क्यों टेंशन में थे इतना नहीं पता। मेरी जब बारी आई, बड़ी सुंदर सी एक लेडी थी, मोहतरमा थी, मतलब वो होंगी रिसेप्शनिस्ट। उन्होंने नाम एक एक करके बुलाती थी, लोग अंदर जाते थे और जो बंदा बाहर निकलता था उससे बाकी जने पूछते थे क्या हुआ क्या हुआ, तो कुछ कुछ बताता था। कोई गाली दे के बताता था, अरे यार कुछ नहीं, इनसे कुछ नहीं होगा। तो ये जो चीज़ें थी दद्दा, तो मैं जब अंदर गया तो मैंने भी एक हार्ड पेपर था कार्डबोर्ड टाइप का, उसको मोड़ करके मैंने अपने पेपर रखे हुए थे। मैं अंदर गया तो उन्होंने बोला कि लाइए, तो मैंने उनको बढ़ाया। तो उन्होंने खोल के देखा, बोला कि इसमें वही CV वाला बात एक इधर है। मैंने बोला कि वो क्या होता है? तो उन्होंने बोला कि बायोडाटा है। वो शायद समझ गए कि इसको जानकारी नहीं होगी, तो उन्होंने बोला कि बायोडाटा है। मैंने बोला कि आप ठीक से बताइए। मेरे साथ ये है कि जो मैं नहीं जानता हूँ दद्दा, उसके बारे में मैं शर्म नहीं करता, मैं खिल के बोलता नहीं पता मुझे। मैंने बोला कि सर मुझे भी नहीं पता है। 2 या 3 लोग टेबल के उस पर बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि बायोडाटा मतलब है जिसपे आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब उन्होंने बताया, एड्रेस है सब लिखा हो। तो मैंने बोला कि उसमें क्या हो, तो मैं हाथ से अभी लिख दूंगा। ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग शुरू से दादा अच्छी रही है। तो उन्होंने मुझे एक A4 साइज पेपर दे दिया और एक दूसरे कैंडिडेट को उन्होंने बुला लिया। तो मैं उसी टेबल पे एक साइड अपना लिखने लगा और अपना इंटरव्यू दूसरे कैंडिडेट से लेने लगे। तो मैंने सब लिख दिया। तो उन्होंने लिखा इस पर लिखो वर्क एक्सपीरियंस भी लिखिए कि आपने काम क्या किया है। तो मैंने बोला कि सारे काम लिखने हैं? बोले हाँ, वही तो सबसे मेन होता है वर्क। उन्होंने बोला कि सबसे मेन चीज़ जो होती है वर्क एक्सपीरियंस ही होता है। तो मैंने फिर लिखना शुरू किया, काम लिखना शुरू किया, लिखते गया। पन्ना कम हो गया, मैंने बोला एक और पन्ना दीजिए। उनको कुछ हिचकिचाहट हुई, फिर उन्होंने दे दिया। ऐसे करके 4-5 पन्ने उनके लेकर के मैंने वर्क एक्सपीरियंस लिख दिया। उन्होंने बीच में एक बार टोका, शॉर्टकट में लिखिए। एक मैंने नहीं, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, बस काम लिख दे रहा हूँ, कितने टाइम किया हुआ लिख दे रहा हूँ। तो वो करते करते उन्होंने उस समय कैलकुलेट किया, तो मुझे ठीक से याद नहीं है, कुछ 40-50 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो गया था।
तो उन्होंने बोला कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 86, आप हो गए इतने साल के। उस समय मैं तकरीबन शायद 20-22 साल का ही रहा हूँगा। तो उन्होंने बोला कि इसमें इतना काम कैसे कर लिए? तो मैंने बोला कि सर मैंने ये कहाँ लिखा है कि एक काम को छोड़ के दूसरा किया। जिस टाइम मैं रिक्शा चलाता था उसी टाइम मैं ठेला पे कबाड़ भी खरीदता था, उसी टाइम मैं दुकान भी चलाता था, उसी समय वैकेंसी फॉर्म भी बेचता था, लाइब्रेरियन भी था, उसके साथ साथ मैं रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट भी था। ये सारे काम मैं एक साथ करता था। जी। तो सिनेमा हॉल की टिकटें भी बुक किया करता था, सब बात बताया उनको, उन्होंने माना ठीक है। पर उन्होंने बोला कि यह है कि बड़े अच्छे से बात किया, मतलब बाकी जो लड़के आए थे उनसे सबसे गया गुजरा तो मैं ही दिख रहा था, क्योंकि मेरा ड्रेस उस हिसाब से नहीं था। बाकी लोग तो पूरे सूट टाई ये सब टाई भी लगा के आए थे। तो पर उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपको रख भी लेंगे तो भी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हैं, इसके लिए +2 की डिग्री चाहिए, फिर आपको एक हम ट्रेनिंग कराएंगे और IRDA का एग्जाम दिलवा करके आपको लाइसेंस दिलवाएंगे, उसके बाद हम ये चीज़ आपको देंगे। मतलब तब आप बीमा एजेंट बन सकते हैं। हाँ, उनको बेसिकली बीमा एजेंट ही बनाना था। बस उनका कॉन्सेप्ट था कि वो सैलरी देते, बीमा आप बेचो चाहे कम बेचो ज़्यादा बेचो, पर सैलरी आपको मिलती। हाँ, जैसे बीमा में होता है कि नहीं आपको बेचे गए बीमा पे कमीशन मिलता है, उसको उन्होंने थोड़ा सैलरी जैसा कर दिया था। नहीं तो बीमा एजेंट के लिए तो बंदे मिलते ही नहीं है ना दिल्ली में, सबको सैलरी व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए। तो दद्दा फिर उसमें ये बात ये आई गई हो गई, उन्होंने ले लिया था, फिर मैंने उनसे वापस लेना जरूरी नहीं समझा। नहीं, मैंने मांगा भी था कि मुझे दे दीजिए, बोले नहीं आप इसका क्या करेंगे, रहने दीजिए। उन्होंने फिर उधर कहीं रख रहे थे उस पर रख दिया। कहने का मतलब ये है कि वो जो बीमा एजेंट की जो जॉब होती है उसमें 12वीं पास मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, आपसे सिर्फ 8वीं पास। उन्होंने कहा भैया तुम हमारे काम के नहीं हो। हाँ। पर CV उन्होंने रख लिया। मैंने भी जरा ध्यान नहीं दिया, उसमें था ही क्या, वो मैंने जो अपना सर्टिफिकेट ले गया था उसका फोटोकॉपी उन्होंने वहीं पे कराया था, और बाकी जो मैंने हाथ से लिख कर दिया था उनके पास रह गया, उन्हें स्टेपल किया, रख दिया साइड में। ये बात दद्दा बीते हुए तकरीबन 2-2.5 महीने जब बीत गए तो मेरे पास एक फ़ोन आया, एक मिस्टर अतुलेश जैन जी करके एक थे, उन्होंने मुझे कॉल किया। तो उन्होंने बोला कि देखो जी आप जॉब की तलाश में हो, हमें पता है, आप इसी जगह पे आ सकते हो क्या? तो मुझे नहीं समझ में आया कि कहाँ से आ रहा है, पर फिर भी चूंकि मेरा नाम सही था, मोबाइल नंबर था, तो मैंने बोला कि चल के देखते हैं। तो उन्होंने बोला कि एड्रेस बताइए। तो उन्होंने जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जनक सिनेमा के बगल में कोई टावर रहा होगा, उसमें SPA कैपिटल करके एक फाइनेंशियल फर्म थी जो इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, स्टॉक ब्रोकिंग, ये सबका काम देखती थी वो। तो उसमें मिस्टर अतुलेश जैन जी थे, मैं उनके पास गया तो उन्होंने बुलाया। तो वहाँ मैंने देखा कि शायद मैंने आइडिया लगाया कि मेरे आने से पहले अतुलेश जैन जी ने कुछ 10-20 लड़कों का एक टीम जैसा कुछ बना, मतलब लोगों को इकट्ठा कर रखा था। जैसे मैं आया तो शायद उन्होंने जो पहले से बातें बता रखी होगी, उन्होंने बोला कि देखो ये है वो बंदा। आते ही उन्होंने ऐसे ही बोला ये है वो बंदा, साहिल सिंह सूर्यवंशी। मैंने बोला कि यस सर। उन्होंने कि ये है वो बंदा उन लोगों को, ठीक है। अब फिर कुछ बोल करके बाकी लोग बोला ठीक है जाइए आप लोग काम पे। तो शायद ऑफिस के ही बंदे थे, वो अपने अपने ऑफिस में लग गए। फिर मुझे उन्होंने बुलाया तो उनके पास टेबल पे मेरा वो वाला रखा हुआ था, जो मैंने अबीबा लाइफ इंश्योरेंस वालों ने जो साइड में रख दिया था। तो मैं तो पहचान गया एक बार में, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग वाली थी। तो मैंने उन्होंने पूछा कि आप जॉब करोगे? तो मैंने बोला कि नहीं, आप जो लेकर के आए हैं, मैंने उनसे पूछा कि क्या जॉब करना है। मैं वहीं जिसके लिए आप गए थे, वहाँ पे वजीरपुर में। तो मैंने बोला कि हाँ, ये आपके पास कैसे आ गया? तो मैंने बोला कि नहीं, हम जो है सो रिजेक्टेड में से ही छांटते हैं। उन्होंने एक लाइन बोला कि मेरे अपने यार दोस्त हैं, मैं इस सेक्टर में हूँ, तो मैं रिजेक्ट किए गए फाइल में से ही, बायोडाटा में से ही छांटता हूँ, अपने लिए अपनी टीम बनाता हूँ। तो मैंने बोला कि पर मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा वो +2 वाला बात आगे आएगी, +2 वाली बात आ रही है। उन्होंने कहा नहीं, उसकी चिंता आप मत करो, आप बस बिजनेस ला के दोगे, और जो है सो ये तो ब्रोकरेज हाउस है, इसमें आपको एक सब ब्रोकर का कोड इशू कर देंगे। तो कुछ मुझे ठीक से याद नहीं है, 1064 या 2064 करके मेरा एक सब ब्रोकर का उन्होंने कोड इशू किया। बोला कि आप इस पर ला के दोगे। ब्रोकर जो होता है, जो एजेंट होता है, वो पर्टिकुलर किसी एक लाइफ इंश्योरेंस का और शायद एक जनरल इंश्योरेंस का एक बार में एजेंट रह सकता है, पर ब्रोकर जो होता है वो सारे का सबका बेचता है। हाँ, तो उनका मैं एक तरह से मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट नहीं बना, मैं SPA कैपिटल का ब्रोकर का सब ब्रोकर बन गया। फिर उन्होंने बताया कि, मैंने पूछा कि
किसको बेचना है, कैसे बेचना है, तो उन्होंने पहले मुझसे पूछा। अच्छा, इतने अनुभवी व्यक्ति थे कि बाकी जो है सो उन लोगों ने रिजेक्ट करने से पहले अभिभा वालों ने मुझसे पूछा था कि आपका दिल्ली में किस प्रोफाइल के लोगों से जान पहचान है, आपके कितने रिलेटिव हैं दिल्ली में। मतलब देखिए, उनको सेल्समैन पे कम भरोसा था, उनको सेल्समैन के बिहाफ पे उसके रिलेटिव को इंश्योरेंस बेच देने वाला उनका धंधा था। अभिभा वालों का जो मुझे समझ में आया, इन्होंने ट्रूली एक बात बोल दिया, आपको देख के तो नहीं लगता है कि आपके जान पहचान में किसी के इंश्योरेंस लेने की या बेच पाने की आपकी मतलब रेंज में लोग होंगे। मैंने बोला कि हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, थोड़े बहुत हो भी होंगे भी, LIC लोग कराते हैं। बोला कि नहीं, आप एक ऐसे जगह पे काम करो जहाँ पे, तो उन्होंने मुझे पेपर पे लिखा फ्रेंड्स की स्पेलिंग FRAINDS, उन्होंने फार्मूला बताया कि F फॉर फ्रेंड, R फॉर रिलेटिव, I फॉर इंस्टीट्यूशन जहाँ आप पढ़े हैं, E फॉर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई आपके अंदर कोई एम्प्लॉई है, कोई एम्प्लॉयर है, सब, N फॉर नेबर, और ये सब करने के बाद लास्ट उन्होंने बताया D फॉर डॉक्टर, डीलर, ये सब उन्होंने बताया। और S फॉर उन्होंने बोला, S फॉर स्ट्रेंजर। बोला कि ये सारे मिल के जितने नहीं होते हैं ना, इससे कई लाखों गुना ये होते हैं। बोला कि किसी का फ्रेंड, रिलेटिव, सब मिला के 100, 200, 2000 लोग होंगे। और स्ट्रेंजर कितने होते हैं? मैंने बोला कि सब। अच्छा, उस समय मुझे स्ट्रेंजर का मतलब अपरिचित होता है मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने बोला कि स्ट्रेंजर होते हैं, देखो विश्व में जितनी आबादी है उसमें से अपने इनको घटा लो, और जो बच गए वो स्ट्रेंजर है। तो मैंने बोला कि तो सर हाँ, तो उससे मुझे अपरिचित नहीं पता था कि स्ट्रेंजर का मतलब अपरिचित होता है। तो मैंने बोला कि सर तो यही ना ठीक है, इसमें तो आदमी कितना ही लोग मना करेगा तो ये लिस्ट खत्म नहीं होगा। मैंने कहा हाँ, यही तो हम तुमको समझाना चाहते हैं, और तुमको देख कर लगता है कि तुम स्ट्रेंजर पे काम कर सकते हो। ठीक है। मैंने बोला कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे पास सारे स्ट्रेंजर कहाँ मिलेंगे? ठीक है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ जब मैंने तुम्हें फोन किया था उसके पहले हम और आप स्ट्रेंजर थे, अभी हम परिचित हो गए। तो मुझे समझ में आया कि वो अपरिचितों के बारे में बोल रहे थे। तो अच्छा, उसी टाइम पे कुछ लड़के उनके पास बीच बीच में आ रहे थे, वो उनके बगल में एक लड़का बैठा था, उससे वो डाटा दे रहे थे, प्रिंट आउट निकाला हुआ, और डाटा लेके जाकर उधर टेलीकॉलिंग जैसा कर रहे थे। तो मैंने बोला कि तो इसी में से मैं एक पर ना लग जाऊँ? अरे ये सब घिसे पिटे लोग हैं, ये लोगों को तो रोज 10 लोग फ़ोन करते हैं, ये तो इनको फ़ोन करोगे गाली देंगे, ये करेंगे। मैंने सर तो कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना। तो उन्होंने मुझे एक फार्मूला बताया। मेरा जो मोबाइल नंबर है 9313246190, तो उन्होंने बोला कि इसमें अब आप 0 के बाद 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, ऐसे करते करते सीक्वेंस में आगे बढ़ते जाओ, यही आपका लिस्ट है। तो मैंने बोला कि सर ये कितना तक करना है? तो बोले कि उन्होंने बोला कि 1-2 हज़ार करके देखो, 1-2 हज़ार में अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो ये फार्मूला ठीक है, नहीं तो अब किसी दूसरे फार्मूले पर विचार करेंगे। तो फिर मैंने अपना थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने बोला कि सर आगे तरफ बढ़ने के बजाय थोड़ा पीछे से इधर आए। उन्होंने पूछा कैसे? मैंने बोला कि 93 13 24 इसको रहने देते हैं, और जब 6190 लास्ट में है 4 अंक, उसका मैं 0001 0002 करते करते करूँगा, और 1-2 हज़ार नहीं सर, मैं 6189 कॉल करूँगा। 190 पे तो मेरे पास ही आ जाएगा, उस समय तक रिजल्ट आ गया तो सर मैं कंटिन्यू करूँगा। उन्होंने बोला कि अगर आप ये 6000 कॉल करने का मुद्दा रखते हैं तो इससे पक्का 4000 लोगों से बात हो जाएगी। कुछ नंबर अलॉट नहीं हुआ होगा, कुछ कोई उठाएगा नहीं, और 4000 में गारंटेड आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं दद्दा ये काम मैंने करना शुरू किया, वहीं पर बैठ गया। उन्होंने बोला इसी पे शुरू करो, मेरे सामने ही शुरू करो। 2-4 फोन में मतलब तुरंत इंटरव्यू, तुरंत सब कुछ, और तुरंत काम शुरू। हाँ, तुरंत काम शुरू। उन्होंने मुझसे पूछा कि तनख्वाह क्या लोगे? तो मैंने बोला कि तनख्वाह नहीं, तनख्वाह से सर मुक्त रखिए, नौकरी नहीं करना है, नौकरी नहीं करना, क्योंकि मैं और जगह काम करता था, फिर बेईमानी हो जाएगी ना। उनकी नौकरी ये तो फॉल्स काम हो जाएगा। मैं पुराना काम छोड़ना नहीं चाहता था, अपना कुरियर वाला ये सब। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है आप करो मेरे सामने। तो 2-4-10 कॉल मैंने किया, तो उन्होंने बीच में करेक्शन कर दिया कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलो, ऐसे नहीं ऐसे बोलो। तो और फिर उन्होंने 10 या 20 कॉल करने के बाद उन्होंने बोला ठीक है आप जाओ, अब आप काम सीख गए, आपको ऑफिस में बैठ के करने की कोई जरूरत नहीं है, जहां मर्जी आप आजाद हो, जैसे मर्जी करो, जब कुछ आए तो मुझे बताना, फिर मैं तुमको और आगे गाइड करूंगा। दादा मैं क्या बताऊं, मैं 6190 के इंतजार में था। मैं डाटा बताऊंगा तो कोई नंबर मतलब किसी की प्राइवेसी का ये है। विदिन 60 कॉल्स के अंदर में मुझे एक सज्जन से बात हुई। उन्होंने बोला
कि मेरे पास एक बहुत पुरानी फिएट कार है, उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना है। और वो जो सज्जन थे, नाम उनका मैं बताता हूँ जी। बेच रहे थे आप जीवन बीमा? जीवन बीमा, हाँ जीवन बीमा मैं बेच रहा था। बेच रहे थे जीवन बीमा जी। कॉल आ गया पुरानी टंडीरा कार की इंश्योरेंस कर दो। हाँ, फिएट के उनके पास कार थी, उन्होंने बोला कि इसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कर दो। तो मैंने बोला कि अच्छा, मेरे में आदत क्या थी कि मैं बोलता था कि मैं सर बिल्कुल आज ही ज्वाइन किया हूँ, सर आप मुझे 2 मिनट टाइम दीजिए, मैं वापस कॉल करता हूँ पूछ करके क्या मैं इसको बेच सकता हूँ, क्या मैं इसको ये चीज़, ये सर्विस मैं आपको दे सकता हूँ। ये बोल करके मैंने फिर अतुलेश सर को कॉल किया। अतुलेश जी ने बोला कि देखो तुम तो कमीशन पे काम कर रहे हो, सैलरी नहीं है, इसमें कमीशन खूब बनेगा तो 30-40 रुपया बनेगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोला कि उनका बिले बनेगा तो 1-2 हज़ार से बेसी बनेगा ही नहीं, उनका प्रीमियम इससे ज़्यादा आएगा नहीं, पुरानी फिएट है तो उसमें भी आपको काफ़ी दौड़ धूप करना पड़ेगा, उसका इंस्पेक्शन होगा, उनका पीछे से ब्रेक होकर रखा है, तो सिर्फ पेपर के बूते और रिन्यू नहीं होगा, वो जाएगा सर्वेयर जाएगा, उसको गाड़ी को देखेगा तब ये करेगा। मैंने बोला कि ठीक है सर, कस्टमर मिला है, मेन बात तो ये है सर, पैसे को सर गोली मारिए। बोले जो कस्टमर मिला है सर्विस देते हैं। बोला कि तब उन्होंने बोला कि अब आपको कोई नहीं रोक सकता। अतुलेश जी ने मुझे बोला कि अब आपको कोई नहीं रोक सकता, आपका फोकस पैसे कमाने पर ना होकर के सर्विस देने पे है। क्या बात है, ठीक है। दिस इज मतलब एक बहुत बड़ा आपको गुरु जी ये बात बता रहा है कि पैसे पे फोकस मत करो, कस्टमर को सर्विस देने पे फोकस करो, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। जी। फिर मैंने गुरमुख सिंह जी उनका नाम था, जिनकी कार थी। अच्छा, वो बड़े अमीर आदमी थे, सफदरजंग इनकलेब जैसे पॉश एरिया में उनका आंगन वाला घर था, 2 आम के पेड़ थे। ऐसे दिल्ली में बहुत नसीब वालों को नसीब होगा, बीच दिल्ली में, मतलब दिल्ली में हवेली, मैंने घर हवेली जैसा नहीं था, पर मतलब जो आंगन नहीं होता है, आंगन था, 8-10 खटिया पे पापड़ सूख रहे थे, अदौरी सूख रहे थे। मेरे लिए वो लग्जरी चीज थी। अच्छा, ठीक है। तो अब उनका काम क्या था, उनका या उनके किसी क्लोज रिलेटिव का, या शायद उनका ही, ओखला में फैक्ट्री थी, जो सायरन बनते हैं ना एम्बुलेंस के और पुलिस जिप्सी के, इसके वो इंजीनियर थे, वो बनाते थे, इसके वो एक्सपर्ट थे। तो मैंने उनको बोला कि मुझे ज़्यादा चीज़ नहीं समझ में आ रही है, मैं आपके पास आ रहा हूँ, और आपको जब इतना कुछ पता है तो आप सरदार जी थे कि सरदार जी आप मुझे वो दे देना। ठीक है। अब पंजाबी टोन में हमें जो भी बात करता था, और टाइटल में अगर सिंह लगा है तो हम अंदाजे से उसको सरदार जी बोल देते थे, और सरदार जी नहीं होता तो बोलता था अरे सरदार जी नहीं है, नहीं तो सरदार जी ही होते थे। तो मैंने सरदार जी मैं आ रहा हूँ, आप मुझे दे दो। बोला कि हाँ आ जाओ। फिर मैंने आनंद फानंद में, दिल्ली का रास्ता तो मेरा देखा हुआ था ही, मैं फटाक से पहुंच गया उनके एड्रेस को ढूंढते हुए। वो निकल ही रहे थे तो एक जगह बिल्कुल मतलब ऐसा लगा जैसे धूल मिट्टी सब पड़ी हुई है कार की। बोले कि ये है हमको जो, उन्होंने एक लाइन बोली, मुझे जो भी कोई इंश्योरेंस संबंधी सेल करने के लिए फ़ोन करता है तो ये मेरे बचाव का हथियार है। मैं बोलता हूँ इसका करना है तो करो, नहीं तो फ़ोन रखो। और उन्होंने बोला कि 10 कॉल आए होंगे, किसी ने ये करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, आप पहले वो जो इंटरेस्ट दिखाए हो, चलो इसको अब करो। ठीक है। तो मैंने बोला कि तो फिर मैंने अतुलेश जैन सर को फ़ोन किया। तो अतुलेश जैन जी ने क्या किया, उन्होंने बताया कि सर्वेयर जाएगा, उसको गाड़ी ठीक ठाक कंडीशन में दिखेगी तो ही ओके करेगा, अदरवाइज ओके नहीं करेगा। वो बोल करके तो चले गए थे। अच्छा, उन्होंने एक भरोसा दिखाया था कि गाड़ी की चाबी मुझे दे दी थी, मतलब अपने घर पे बोल देता कि चाबी मांगे तो इनको दे देना। तो फिर उन्होंने आनंद फानंद में अतुलेश जैन सर ने क्या किया कि उसी दिन शायद नेशनल इंश्योरेंस वाले किसी को अपॉइंट किया, तो उन्होंने फ़ोन किया कि पहुंच जाएंगे। मैंने कहा सर मैं यहीं पे हूँ, मुझे तो फ़ोन ही तो करना था ना, कहीं से भी मैं फ़ोन कर सकता था। तो वहीं पे एक पार्क में बैठ के मैं फ़ोन कर रहा था, जो सर्वेयर आएंगे। तो फिर मुझे उसी समय ध्यान आया कि सर्वेयर आके देखेगा कि भाई ये चलती हुई कंडीशन की गाड़ी नहीं है तो कहीं इंश्योरेंस न करे। तो मैंने उनको गया और उनको बोला गुरमुख सिंह जी को, पत्नी को, कि मैम चाबी दे दीजिए और एक बाल्टी और कपड़ा दीजिए। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा सर्वेयर आ रहा है, कहीं रिजेक्ट कर दे तो मेरा तो पहला ही सेल खराब हो जाएगा। तो अब उसका इंश्योरेंस हो जाए, ये मेरे लिए भी जिद की बात थी। मैं गया वहीं पे, मतलब वो माली एक पार्क में पानी डाल रहा था, उसी पार्क के बगल में वो गाड़ी खड़ी भी थी। मैंने उसे बाल्टी ले करके 10-20 बाल्टी में पूरी कार को मतलब धो धा के जैसी होनी चाहिए हो गई। इत्तेफाक से जब तक वो काम खत्म हुआ तब तक वो सर्वेयर का फ़ोन भी आ गया, भाई किधर हो? एक गुरुद्वारा लैंडमार्क था वहाँ पे, तो मैं गुरुद्वारे के पास में हूँ। मैंने कहा आ जाओ सर, ये है। अब फिर उसने कुछ किया, उसने ओके कर दिया और इंश्योरेंस हो गया।
और कुछ उस पर 30-40 या 60-65 रुपये बना था, पर अतुलेश जैन सर ने मुझे 101 रुपये दिए। और उन्होंने बोला था कि जब तुम ये नहीं करोगे तो तुम केस लेके आओगे, तुमको हाथों हाथ हम कैश दे देंगे, चाहे चेक में पेमेंट लेके आओ या कैश में लेके आओ, पेमेंट हम तुमको हाथों हाथ तुम्हारा हिस्सा दे देंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हारा पहला है तो क्या 50-60 रुपये लोगे, तुम 101 रुपया रखो। तो 101 रुपया जो है अतुलेश जैन सर ने मुझे बहुत खुशी हुई। उसी दिन जा करके मैंने टाटा इंडिकॉम का पहले आता था वायरलेस डब्बे जैसा फ़ोन आता था, क्योंकि मोबाइल पर ना दादा वो फ़ोन टाइप ज़्यादा फ़ोन करने वाले के लिए मोबाइल से फ़ोन करना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता है। तो मैंने जा करके पंजाबी बाग में जा करके टाटा इंडिकॉम में जा करके एक वायरलेस वाला उनका डब्बा लिया, फ़ोन जैसा। अब मैं बस में बैठता था, पैर पे उसको रखता था, दनादन में फ़ोन डायल करते रहता था। मतलब जिस बस में दादा मैं सफ़र करता था, ये भी एक तमाशा ही होता था। अच्छा, वो मेरा मतलब कि कम कॉल रेट वाला था, मैंने सबसे बड़ा वाला प्लान लिया था, पोस्टपेड प्लान था। तो मैं लोगों को एसटीडी बूथ भी चला दिया बस में, वो चलता फिरता एसटीडी बूथ हो जाता। लोग बोलता था कि भाई साहब एक फ़ोन कर लें, बोले कि भाई पैसा दे दो, कर लो, मुझे इस पर क्या फ़र्क पड़ता है, दे दो 3 रुपये, कर लो एक कॉल 60 सेकंड का। और मुझे 40-45 पैसे ही पड़ते थे। तो एक तरह से छोटा मोटा रोज़ 100 रुपये मुझे उस बस में मैं फ़ोन करता था, बीच में कोई बोल देता था। पहले उस समय क्या था कि मोबाइल में कॉल रेट महंगे थे, लोग मिस कॉल मारते थे, नहीं तो उतर के पीसीओ बूथ से फ़ोन करते थे। मैं खुद एम्स में जाता था फ़ोन करने के लिए, क्योंकि एम्स में जो डब्बा लटका हुआ होता था उसके पल्स बहुत लंबी लंबी चलती थी। तो उसी फ़ोन से मैं फ़ोन करता था। मैं गुरमुख सिंह जी के बारे में बताना चाहूँगा कि बाद में जब उनका इंश्योरेंस गाड़ी का हो गया तो मुझसे इतने खुश हुए कि स्पेशली हर वीकेंड पे मैं बिजी होता था, पर वो मेरे लिए हमेशा खाली होते थे और खुद से फ़ोन करते थे, अरे चलो आज मेरी सिस्टर का लाइफ इंश्योरेंस। मतलब मुझे तो वो आदमी आपको बुला बुला के बिजनेस देने लग गया। अपने बाइक का तेल जरा करके। एक बार हम लोग जा रहे थे, मेरे पास हेलमेट नहीं था, संडे का दिन था, उन्होंने बोला कि संडे को ऐसा कुछ नहीं होता है, इंडिया गेट के पास हमें पकड़ लिया। हम जा रहे थे उधर खजूरी तरफ, उनके सिस्टर रहती थी, उनके घर जा रहे थे, तो पकड़ लिया। जो चालान मैंने जो पुलिस वाले चालान उनका जो 100-200 रुपये लगा, वो भी उन्होंने खुद से दिया। मैं जब दे रहा था तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं ये तो मेरी गलती है ना कि मैंने तुम्हें हेलमेट नहीं दिया। फिर उन्होंने जा करके हेलमेट का पैसा मैंने दे दिया, दरियागंज में हमने जाकर हेलमेट खरीदा। फिर अपने बाइक पे या कार में बिठा करके अपने रिलेटिव के यहाँ जाते थे और मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता था। ऑलरेडी वो सब कुछ उन लोगों को बता कर, मतलब एक तरह से जाना है, फॉर्म फिल करना है, चेक लेना है, चले आना है। बहुत मतलब मुझे लगता है कि 10 लाख से ज़्यादा प्रीमियम तो उन्होंने अपने रिलेटिव का मुझे दिलवाया। मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने दादा वो छोड़ दिया होता, वो 40-45 कमीशन वाली कार का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, तो ये चीज़ तो मुझे नहीं मिलती। अब बहुत लंबे समय तक, जब तक मैंने इंश्योरेंस के सेक्टर में था, उसके बाद भी उनको मैं सर्विस देता रहा। और ये चीज़ ये जो मेरा सीरीज है 93-13-24, इस सीरीज में मेरे 100 से ज़्यादा अच्छे कस्टमर हैं जिनसे मेरा आज भी कांटेक्ट है। और उन सबके नंबर मुझे अपने रिलेटिव के, आपका दादा नंबर मुझे मुझवानी याद नहीं है, लेकिन मुझे उस कस्टमर का नंबर इसलिए याद है कि मुझे पता है कि लास्ट में 78 लगाओ तो उसको चला जाएगा, 129 लगा दो तो उसके पास चला जाएगा। इसी टाइप से मुझे ये चीज़ें याद हैं। तो फिर इंश्योरेंस में फिर अतुलेश जैन के एक मित्र थे, मिस्टर राजुल चावला, वो बजाज एलियांज में एरिया मैनेजर या सेल्स मैनेजर कुछ थे, नोएडा ब्रांच में। तो नोएडा में एक बजाज एलियांज की बिल्डिंग थी, वो गुटखा फैक्ट्री वालों का, सेक्टर 18 के जो रोड जाती है 12-22 जो सड़क जा रही है ये DND फ्लाईवे से, तो उसी में आगे जाने पर बाएं साइड में एक बजाज एलियांज की बिल्डिंग थी। उन्होंने बोला, अच्छा इस बीच में मैंने अतुलेश जैन सर को बता दिया था कि मैं इतने ज़्यादा काम इसलिए करता हूँ कि मेरे ऊपर परिवार का बहुत कर्ज है, वो मुझे चुकाना है। तो उन्होंने फिर मुझे एक और रास्ता बताया कि बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस एजेंट होते हैं जो बिल्कुल संघर्ष कर रहे होते हैं। शायद इंश्योरेंस एजेंट का ऐसा कुछ नियम होता है कि हर फाइनेंशियल ईयर में कुछ मिनिमम नई पॉलिसी जानी चाहिए, तभी उनका पुराना कमीशन भी शायद कंटिन्यू, या कोड ही बचा रहे तो कोड ही खत्म हो जाएगा। तो जिसके पास नहीं होता था वो लोग क्या करते थे, उनको मैं अपना बिजनेस देता था, वो मुझे डायरेक्ट कैश में कमीशन दे देते थे। तो उनके परिचित या मित्र थे मिस्टर राजुल चावला, उन्होंने बोला कि जाओ इनकी कुछ मदद करो। तो मैंने उनको बोला कि मैं तो खुद मदद लेने वालों की लिस्ट में हूँ, मैं किसी क्या मदद करूँगा। बोला कि नहीं, तुम नहीं जानते हो, ये जितने लोग अलग अलग लोगों को तुम इंश्योरेंस देते हो ना, उनकी मदद ही करते हो, उनका कोड बच जाता है, ठीक है।
इनके पास जाओ, इन्होंने कोई बड़ा लक्ष्य अपने आप को दिया है, टारगेट दिया है और देने को दे दिया था पिछले साल, पर इनको उनका कुछ बजाज एलियांज की तरफ से कुछ टूर आ दिया था, कुछ टूर आया था, मुझे याद है। हाँ टूर आया था कि फला जगह जाएंगे, मलेशिया या पता नहीं किधर, ऐसे कुछ सिंगापुर आया था कुछ। उनकी एक बहुत बड़े बिल्डर की, जैसा मतलब ऑफिस के स्टाफों के मुंह से हमने सुना था, उनके किसी बहुत बड़े बिल्डर की बेटी से उनकी अफेयर था, तो ये कुछ बड़ा करके दिखाते अपने जॉब में, तो इनकी शादी होने की संभावना थी। शायद नहीं स्विट्जरलैंड गया, कहाँ का ट्रिप आया था, ज्यूरिक, हाँ ज्यूरिक का एक ट्रिप था, ऐसा था। तो और उसके लिए उनके टीम को बहुत ज़्यादा करना था। तो मैं उनसे मिला, उन्होंने बोला कि आपकी बड़ी तारीफ की है अतुलेश जी ने, आप ये कर सकते हो क्या? तो मैंने बोला कि देखो सर, ईमानदारी पूर्वक बगैर कोई गलत काम किए मैं पैसे कमाने दिल्ली आया हूँ, दिल्ली से मुझे और ज़्यादा कोई नाता रिश्ता नहीं है, पैसे कमाने को मिलेंगे और काम सही होगा, झूठ अच्छा तथा मैं सेल्स में झूठ नहीं बोलता था, जो होता था मैं वो बोल, बाकी इंश्योरेंस एजेंट को मैंने देखा है कि झूठ बोलते थे। मेरे अतुलेश जैन सर ने एक बड़ी अच्छी चीज़ सिखाई थी कि एक अगर परमानेंट अगर तुमको बिजनेस करना है तो जो आदमी जितने की प्रीमियम देने की कोशिश कर रहा है उससे 10-20% कम का उसको सजेस्ट करो कि नहीं आप एक्साइटमेंट में बोल रहे हैं, ये छोटा वाला लीजिए आप कि चले। बाकी इंश्योरेंस एजेंट क्या करते थे, अगर वो 10,000 सालाना प्रीमियम देने की बात कर रहा है तो उसको मोटिवेट कर, अरे सर 20,000 करा लीजिए ना, हो जाएगा, इस लालच में थे कि उनको कमीशन मिलेगा। तो मुझे अतुलेश सर ने सिखा दिया था कि ये काम मत करना, आप जो काम करना वो ये करना कि जितना हो जो ओरिजिनल जो इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करना। तो राजुल चावला जी ने मुझे बताया कि आप जो फॉलो करते हो ना सर, उसको बस थोड़ा सा साइड कर देना, बाकी आप मेरी मदद करोगे तो मेरा ये फाइनेंशियल ईयर का काम निकल जाएगा। मैंने बोला कि नहीं, वो ईमानदारी वाला काम है, मैं तो उसमें बदलाव नहीं करूंगा, मैं ज़्यादा मेहनत करके और काम करता हूँ। फिर उनके टीम में जितने भी लोग थे जिनका कुछ टारगेट नहीं पूरा हुआ था, तो सबके मैं बिजनेस ला के देता था और वो बांट करके अलग अलग कोड पे वो डालते थे, मुझे डायरेक्ट इसमें दे देते थे, कैश में कमीशन दे देते थे। मुझे याद है कि दिसंबर हाफ से मार्च तक 3.5 महीनों में तकरीबन 1.5 करोड़ प्रीमियम मैंने लाकर उनको दिया, फर्स्ट ईयर प्रीमियम 1.5 करोड़ का। हाँ, उस समय यूलिप करके एक प्लान आया था, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, उसकी बड़ी धूम मची हुई थी। और उस धूम मचने में क्या था कि सब लोग उसको बेचते थे। अब बाकी ज़्यादातर इंश्योरेंस एजेंट थे, मैं सबको नहीं बोलूँगा, ज़्यादातर उस पर झूठ बोलते थे कि नहीं इसमें तो ये रिटर्न मिलेगा। मैं पहला अपने सर्कल में था जो लोगों को बताता था कि अगर शेयर मार्केट से लिंक है, ये जो चीज़ें बताई जा रही है, अगर 18% से शेयर मार्केट ने ग्रो किया तब इतना मिलेगा, 10% से करेगा तो इतना मिलेगा, 8 से करेगा तो इतना मिलेगा, और 5-6 से करेगा तो इसमें, और नॉर्मल जो ट्रेडिशनल प्लान है उसमें इसमें कोई खास फर्क नहीं रहेगा, और उससे कम किया तो ये बुरा भी परफॉर्म करेगा। इसके बावजूद भी मुझसे लोग यूलिप खरीदते थे। कस्टमर मतलब इस चीज़ को समझते थे कि नहीं ये सही चीज़ें अगला बता रहा है, और इस तरीके से करके मैंने फिर उसके बाद से कुछ ऐसा हुआ बाद में दद्दा की मार्केट क्रैश हुआ, फिर वो मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में सडन मुझे याद है वो ये चीज़ ही ऐसी है कि ये ओवर पैसा होने पर होने वाली चीज़ है ना, तो जब भी मंदी आएगी तो सबसे पहले मार इन्हीं चीज़ों पर पड़ेगी। लाइफ स्टाइल सेक्टर 2007 में मुझे याद है वो मार्केट क्रैश किया था, वो अमेरिका, वो मेरिल लिंच DSP कौन सी, और वहीं से फिर ये पूरा इंश्योरेंस सेक्टर ही डूब गया था। क्योंकि मैंने भी बहुत यूलिप अच्छा, मैं भी बीमा क्षेत्र में काम किया हूँ। जी मुझे वो पूरा, इसीलिए मैं आपकी स्टोरी से बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ जी। तो उस समय तो मेरा दादा भौकाल ये था कि मैं ऐसा पॉपुलर होता इंश्योरेंस सेक्टर में कि कोई ऐसा 5 स्टार होटल नहीं है, और कोई ऐसी इंश्योरेंस कंपनी नहीं थी। मुझे 2,000, 4,000, 5,000 रुपये एक शाम के मिलते थे। अब मुझे आके 2 शब्द आके स्टेज पे बोलना होता था, और वो अपने सारे इंश्योरेंस बेचने वाले को, अच्छा आप एक मोटिवेटर और एक तरह से नहीं, उसे लंबे स्पीच नहीं, वह थोड़ा सा मतलब एक तरह से तो मेरा चेहरा दिखाने का मतलब वो मुझे पैसा मिलता था, और दूसरा मुझे शानदार 5 स्टार होटल का खाना मिलता था। ठीक है, तो जैसे मुझे याद है कि जो हंस सीपी में जो हंस प्लाजा होटल है उस पर तो मैं दसन बार मैं सर मतलब आंख मुंड में जाता था, स्टेज पर हाथ हिलाता था, वो बोलते थे कि यही है वो सर जिन्होंने ये चमत्कार करके दिखा दिया है, इतना प्रीमियम इन्होंने वसूल करके दिखा दिया। फिर बाद में मैंने सिर्फ बजाज एलियांज का ही नहीं, जब मैं अतुलेश जैन के यहाँ SPA कैपिटल में था तब तो मैं सारे इंश्योरेंस का बेचता था। उस 3.5 महीने में मैंने सिर्फ बजाज एलियांज का बेचा था, और उसके बाद में मैंने सारे वाले सबका बेचता था।
बिरला सन लाइफ का भी बेचता था, अब अभिभा वालों जिन्होंने मुझे नौकरी नहीं दिया था उनका भी बेचता था। जो मुझे इंटरव्यू जिन्होंने ले करके ये किया था, उसी हंस होटल में मुझे मिले थे कि साहिल जी आपको याद नहीं होगा, हम वही हैं जिन्होंने आपका वो पेपर अतुलेश जैन जी को दिया था, ठीक है, कि आपने पहचाना? मैंने बोला हाँ सर, मैंने पहचान तो नहीं पाया था, लेकिन मैंने बोला कि हाँ सर पहचान रहे हैं आपको, ठीक है। तो मैं उन लोगों की दुनिया में कुछ टाइम के लिए सेलिब्रिटी भी था। अच्छा। तो अतुलेश जैन जी आज के कहाँ हैं? नहीं, उनका जो नंबर था वो किसी वजह से मेरा मोबाइल गुमा तो नंबर गुम गया, और फिर उनके साथ कुछ तबीयत खराब थी, मैं गया तो था उनके ऑफिस पे, तो वहाँ से वो काम छोड़ दिए थे, मेरा उनसे अभी कांटेक्ट नहीं है। क्या क्या आजकल आप जी उनके काफ़ी टाइम से मैं नहीं, कांटेक्ट पर एक बात तय है कि उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया। बहुत कुछ सिखाया, मतलब उन्होंने ही ये चीज़ मुझे सिखाई। नहीं, जब मैंने दादा उनको जब मैंने फ़ोन किया ना कि ये ऐसे ऐसे है कि एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का आ रहा है, मेरी ज़िंदगी का वो बहुत महत्वपूर्ण लेसन है, तो उन्होंने बोला कि इसमें ज़्यादा कमीशन आपको नहीं मिलेंगे। तो जब मैंने उनको बोला कि सर कमीशन को छोड़िए, ये पहला काम मिला है तो पहले काम देखते हैं, काम को सर्विस देते हैं। तब उन्होंने एक बात बोली थी कि आपका जो एटीट्यूड है आपको बहुत आगे लेके जाएगा। अगर ये लाइन वो नहीं बोलते तो मैं उतना एक्साइटेड होकर काम नहीं करता। वो होता ना, वो जामवंत टाइप के वो इंसान थे, खूब मोटे गुलठुले थे, ठीक है, मतलब मुंह से जो बोलते थे ना वो सब हीरा मोती के कैटेगरी का मतलब था। मतलब ठूस ठूस के उनको फाइनेंशियल दुनिया की ऐसे ऐसे नॉलेज थे, ठीक है। उन्होंने मुझे कुछ काम सिखाए शेयर बाजार के, तो कुछ टाइम तक मैं मोतीलाल ओसवाल और एक और से मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, एंजल ब्रोकिंग, इन सब के साथ मैंने उसका भी काम किया था कि मतलब जैसे कोई अमीर आदमी है उसकी पोर्टफोलियो पे उसके पैसे को कहाँ कहाँ लगाना है। तो उन्हीं के अनुभव से मुझे ये चीज़ अनुभव आ गई थी कि मेरे द्वारा लोगों के शेयर बाजार में लगाए गए पैसे को किसी में घाटा नहीं हुआ, आश्चर्यजनक रूप से। प्रॉफिट कम हुआ, ज़्यादा हुआ, तो आपने वो काम भी किया है? वो काम भी किया मैंने। अच्छा, जबकि शेयर मार्केट में ये फिक्स रूल है कि आपको घाटा नहीं उठाना तो ब्लू चिप कंपनियों में जाइए, ठीक है, NSE BSE के टॉप 50 में जाइए। नहीं, जबकि ऐसा नहीं था, मैं ब्लू चिप के साथ साथ बाकी मतलब मिड साइज की या लोअर साइज की SME इन कंपनियों को भी स्टॉक में उन्होंने मुझे अध्ययन करना सिखाया था कि इन चीज़ों पर नज़र रखो, शेयर बाजार पे कभी नज़र मत रखो, शेयर बाजार को छोड़ करके बाकी दुनिया में जितनी चीज़ें चल रही हैं सब पे नज़र रखो, शेयर बाजार के गुरु हो जाओगे। और बाकी लोग सब दिन भर वो CNBC आवाज़ और क्या खोल के गर्दन उठा के देख रहे हैं। तो बाद में फिर ऐसा हुआ कि मुझे इंश्योरेंस में लगा कि मैं जितना टाइम इंश्योरेंस बेचूंगा उतना ही मुझे और लंबे समय तक इंश्योरेंस में उन लोगों को सर्विस देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं सर्विस रियली देता था। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे बाद में कुछ और मेरे बड़े बड़े एम थे, तो मुझे इंश्योरेंस में तो मैं पैसे के लिए जस्ट गया था, तो बाद में मैंने सोचा कि मैं इसको आज रोकूंगा तब जाके इस सेक्टर से मैं 2-3 4 साल 5 साल बाद निकल पाऊंगा। तो फिर मैंने उसको बंद किया, पर बंद करने के बावजूद ही मैं 12-13 तक लोगों को सर्विस देता रहा विदाउट ₹1 कमीशन। सर्विस आपने दी? सर्विस दी, क्योंकि मैंने उनको कमिट किया था। वो छोटे से बीमा सेल्समैन के कार्यकाल में लगभग कितने का बीमा बेचा था आपने? मतलब वो टोटल मेरा जो पीक टाइम था वो 3.5 महीने का था, और टोटल बीमा मैंने 2 साल से ज़्यादा नहीं बेचा है। सब मिला के लगभग मैंने 2.5-3 करोड़ का प्रीमियम वसूला है, फर्स्ट प्रीमियम, चाहे वो पीक सिर्फ 3.5 महीना ही आपने कायदे से काम किया? हाँ, और 1.25 करोड़ उसी 3.5 महीने में ही है। बाकी तो क्या है कि जैसे हमने बोला कि हमको नहीं करना है, पर सर्विस देने जाते थे वो जबरदस्ती नहीं कर दो, तो मैं उनको कंडीशन बताता था कि देखिए मैं सर्विस 2012 तक दूंगा, मैं 5 साल सर्विस का जो वादा कर रहा हूँ चाहे 6 साल का, तो इसमें ये 13-14 में घुस जाएगा, तो मैं 12 तक दे के छोड़ूंगा तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। ये मैं उनसे कहवाता था, बोले अरे नहीं यार आप तुम नेक्स्ट ईयर ही मता नाम खुद से भर लेंगे। तो मैंने तब ठीक है। तो उस बीच में भी इक्का दुक्का जो अब बिल्कुल चल करके जो बीमा अपने पास आ गया वो बीमा मैंने दिया। लोगों के कॉन्टेक्ट थे ही, और मैं तो एजेंट बन ही नहीं सकता था 12वीं नहीं पास होने की वजह से। तो आज की इस स्टोरी में जी यूथ के लिए मैसेज क्या देना चाहते हैं? सबसे पहले तो सर्विस, कस्टमर को सर्विस दीजिए, क्या आपको उसके बदले में मिलेगा ये महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे होता है कि आप कर्म कीजिए फल भगवान देगा, तो कस्टमर जो है ना, लोग मतलब कस्टमर से ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं होता। गुरमुख सिंह जी जो थे वो इंश्योरेंस में नहीं थे, उनको नहीं पता था कि इसमें मुझे 45 रुपये कमीशन मिलेंगे या 500 मिलेंगे, पर उनको कहीं ना कहीं से ये पता था
कि लड़के ने जो काम किया, इसने सर्विस दिया है, तो शायद इसको इसमें इतनी रुपये कमाई नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ये मानिए कि अगर उनको लगता है कि मैंने एहसान कर दिया, तो एहसान ओवर एहसान उतारने वाला काम उन्होंने घूम घूम करके अपना पेट्रोल फूक फूक करके हर वीकेंड पे मेरे मतलब वीकेंड पे उनकी ड्यूटी बन गई थी कि मुझे जाके कहीं ना कहीं अपने रिलेटिव को इंश्योरेंस मुझे दिलवाना, वीकेंड पे उनकी ड्यूटी थी। तो मेरा संदेश दादा कुछ नहीं है, मेरे जीवन का जो अनुभव है कि आप सर्विस दीजिए। कस्टमर क्या दे रहा है, आप लोग ताजुब करते हैं, मैं सामान बेचता हूँ ना, तो मैं बोल देता हूँ कि भैया ये सामान की ना एक्चुअल खरीदी, ये मेरा 1000 रुपये का इसका है, मैं आपसे 3000 रुपये मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा मैं हाई फाई बंदा हूँ, मेरे खर्चे ऐसे ऐसे हैं। तो कोई नहीं बोलता है कि सूर्यवंशी जी आपको जब 1000 का पड़ा तो 1100 ले लो, सब 3000 ही देते हैं। तो मैं कस्टमर को क्यों ब्लेम करना है? सर्विस देना महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ है कि मैं एक और चीज़ इसमें अभी मुझे ध्यान आई है कि जब मैं कॉल करता करता गया था, तो उन कॉल से शुरुआती जो मैंने 6000 कॉल किए थे, तो उसमें कुछ 8-10 ग्राहक बने थे, पर उन्हीं नंबरों के बीच में बाद में उसमें से सैकड़ों ग्राहक बन गए। वो कैसे? मतलब बाद में उन्होंने खुद ही कांटेक्ट किया, अरे एक बार तुमने फ़ोन किया था ऐसे ऐसे करके, ठीक है बड़ा आपका। चूंकि मैं बोलता था कि हाँ, एक चीज़ मैं और बोलता था कि आपको अगर किसी और पर्सन ने इंश्योरेंस, वो अतुलेश जॉनसन ने सिखाया था, आपको किसी ने इंश्योरेंस किया हो और अब आपको सर्विस नहीं दे रहा हो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो सर्विस आप हमसे ले सकते हैं। हम आपका प्रीमियम भर देंगे, वो सब काम कर देंगे। आप नया बीमा हमसे लें या न लें, ठीक है। एक ऐसा बंदा अपवाद में, एक ऐसा कुछ लोगों ने भरवाया, इस सर्विस का इस्तेमाल किया, पर ओवरऑल एक ऐसा बंदा कस्टमर नहीं बचा जिसने मुझसे भी कुछ न लिया बिना मेरे प्रेस किए हुए। फ्रेश बिजनेस भी आपको वहां से मिला, बाद में मिला, पर फ्रेश बिजनेस भी वहां से मुझे मिला देता है। तो सब ये थी आज की कहानी कि सेल्स की, और सिर्फ सेल्स की नहीं था। जब मैं साहिल जी से बात करता हूं ना, तो मैं आपसे सेल्स की स्टोरीज नहीं सुनना चाहता, मैं आपके जीवन का अनुभव लेना चाहता हूं कि आपने जीवन में किन किन चीजों से सीखा। क्या आपके लाइफ की जो आपकी स्टोरी रही, जो आपकी पूरी जिंदगी की जो यात्रा रही, उसमें मैं इनसे आपसे सुन के ना, मैं आपसे उसमें से अपने लायक नहीं आप बता लेता तो आप इतने अनुभवी हैं, चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है आप। तो जी। ये थे साहब साहिल सूर्यवंशी जी, ये इन्होंने आज अपनी ये कहानी सुनाई कि इन्होंने कैसे बिना किसी अनुभव के, इसमें दादा कुछ अनुभव की जरूरत नहीं है। जो आदमी का जो नंबर है, वो जिस भी फील्ड में है, मैं बीमा की बात नहीं कर रहा हूं, अगर वो सेल्स के धंधे में है, मैं तो कहता हूं कि अगर वो सेल्स के धंधे में काउंटर बिजनेस करके है, तो भी आज के कुरियर और ऑनलाइन इस सब के और व्हाट्सएप ऑर्डरिंग सब के ज़माने में वो अपने नंबर से, मोबाइल नंबर में ऐड कर करके खाली टाइम में फ़ोन करता रहे, उसका क्या बिगड़ जाएगा? माना कि उसकी दुकान दिल्ली में हो और कॉल चेन्नई लग गया, तो ठीक है भैया, हम चेन्नई में सर्विस नहीं देते हैं, बात खत्म हो गई। पर जरूरी सुनना है कि हर कॉल चेन्नई लग जाएगी, दिल्ली भी तो लग सकती है। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि हम किसको कांटेक्ट करें, हम किसको बेचें, ये तो महाढकोसला है। वो जो जैन सर ने मुझे सिखाया था फ्रेंड्स में एस वाला स्ट्रेंजर तो सबसे बड़ा खजाना है। मुझे तो नहीं लगता है कोई आदमी एक जिंदगी में सारे स्ट्रेंजर को टच कर पाए जी। तो साहब ये थी आज की कहानी। इसी तरह हम साहिल भाई से बातें करते रहेंगे, इनके जीवन के इसी तरह मजेदार किस्से हम निकाल के आपको सुनाते रहेंगे। आज कुछ कहना है? नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं साहिल भाई के साथ, कुछ किसी एक नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।